हेलो गाइस, मैं दिनेश आपका इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर जो कि एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। देखते हैं कृषि में होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया ना, अपने यूज के लिए, अपने जो काम आता है पेड़ पौधा, उसको उगाना ही कृषि कहलाता है। कृषि ऐसे हर एक पेड़ पौधे को उगाना कृषि नहीं कहलाता, फिर तो वो जंगल बन जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि फसलों, फलों और फूलों व सब्जियों का उत्पादन तथा उसके साथ ही पशुपालन व पशु उत्पादों का उपयोग ही कृषि कहलाता है। तो कृषि की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, कृषि की प्रक्रियाएं क्या होती है वो और देख लीजिए। जैसे कि जुताई मतलब कि खेत जोतना, खेत में क्या मिट्टी को भुरभुरा करना जिससे कि पौधा उग पाए, आसानी से उग पाए, उसे कोई दिक्कत ज्यादा परेशानी ना हो। बुआई मतलब बीज डालना। और निराई खरपतवार क्या होते हैं, जो अपने यूज के लिए जो पौधा होता है ना, उसके साथ दूसरे कीटाणु भी उग जाते हैं। मतलब कि क्या होता है ना, एक बंदे के साथ एक आधा कीटाणु होता ही होता है उसकी लाइफ में। वैसे पौधों की लाइफ में भी कुछ कीटाणु होते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं, उनको निकालना। सिंचाई में क्या होता है, सिंचाई में पानी डालना, ठीक है, पौधों को बड़ा होने के लिए। प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने के लिए, पौधों को प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने के लिए पानी डालना आवश्यक होता है, ठीक है। खाद या उर्वरक डालना, कीटनाशक जो कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवा होती है ना, वो डालना, ठीक है। उसके बाद में कटाई, फसल पकने के बाद में फसल को काटना। उसके बाद में क्या है, दलाई व गहराई, ठीक है। जो फसल काट ली उसकी बालियों में से बीज निकालना। जो हम जैसे गेहूं हो गया, गेहूं के बीज निकाल के उसको पीस के आटा बना के रोटी नहीं खाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारे देश में कृषि प्रणाली क्या, कौन कौन सी कृषि प्रणाली हमारे देश में ज्यादा चलती है। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? निर्वाह कृषि उसे कहते हैं जो एक छोटा किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो कृषि करता है ना, उसे ही जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, ठीक है। एक छोटे खेत में, ठीक है, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसने कुछ अनाज उगाया, ठीक है, उसमें से थोड़ा उसने मार्केट में बेच भी दिया जिससे उसका बाकी के खर्चे भी पूरे हो जाएं, तो उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। और दूसरा पार्ट है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि अपने जो फसल हम लाभ कमाने के लिए उगाते हैं ना, उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया। अब गन्ना घर पे तो खाने बैठेंगे नहीं ना, गन्ना चीनी बनाने का काम आता है, तो इसलिए उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। तो निर्वाह कृषि में कौन कौन से पार्ट हो गए? निर्वाह कृषि के पार्ट हो गए प्रारंभिक कृषि और गहन कृषि। और वाणिज्यिक कृषि में कौन कौन से पार्ट हो गए? मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, ठीक है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे कृषि ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं वो देखना है। जैसे खरीफ, जायद, रबी, ये सभी कृषि ऋतुएं होती है हमारे यहाँ पे। तो नेक्स्ट है भारत में कृषि के प्रकार। सबसे पहले निर्वाह कृषि। सबसे पहले कौन सी है? निर्वाह कृषि। ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का भरण पोषण के लिए उत्पादन करता है। मैंने आपको बताया था ना, किसान अपने परिवार को पालने पोषने के लिए जो फसलें उगाता है उसे ही निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें परंपरागत कृषि उपकरणों तथा तरीकों का उपयोग किया जाता है। परंपरागत कृषि उपकरण मतलब कि जो लकड़ी के हल वगैरह हो गए, उसी तरीके के औजार यूज किए जाते हैं। जैसे जीवन निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि में अंतर दिखा रखे हैं मैंने आपको। तो देखिए, इनमें क्या होता है, इनमें खेतों का आकार छोटा होता है, तो वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, खेतों का आकार बड़ा होता है, ठीक है। उसी प्रकार इनमें पारंपरिक तरीके तथा उपकरण जो पुराने होते हैं, पुराने उपकरण जैसे लकड़ी के हल और ये चीजें होगी, उनका यूज किया जाता है। और वाणिज्यिक कृषि में क्या है, नवीनतम तकनीक तथा औजारों का उपयोग किया जाता है। नवीनतम जो आजकल नए चल रहे हैं ना, नए औजार, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह होगी, कंबाइंस होगी, ये इन सब चीजों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जीवन निर्वाह कृषि में क्या है, स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन किया जाता है, ठीक है। वाणिज्यिक कृषि में क्या है, बेचने के लिए, निर्यात करने के लिए, मतलब दूसरी जगह बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और जीवन निर्वाह कृषि में क्या होता है,
साल में 2 या 3 फसलें लेने पर बल देते हैं, ठीक है। और ज्यादातर खाद्य फसलें जो खाने योग्य फसलें होती है ना, उनका उत्पादन करते हैं। लेकिन वाणिज्यिक कृषि में ऐसा नहीं है। वाणिज्यिक कृषि में एक मुख्य फसल पर बल दिया जाता है, जैसे गन्ना, कपास, गेहूं आदि, ठीक है। इनमें से किसी एक फसल को ही उगाया जाता है, बार बार वही फसल उगाई जाती है, ठीक है। आगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जिस प्रकार की खेती से केवल इतनी उपज होती हो कि उससे परिवार का पेट भर सके और उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती जमीन के छोटे टुकड़े पर की जाती है। इसमें आदिम औजार और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल होता है। यह मुख्यतः मानसून और प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की कृषि में किसी स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से ही किसी फसल का चुनाव किया जाता है। इसे कर्तन दहन खेती भी कहते हैं। कर्तन दहन मतलब काटो और जलाओ, ठीक है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को काटा जाता है, फिर उसे जला दिया जाता है। वनस्पति के जलाने से जो राख बनती है उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है, उसके बाद फसल उगाई जाती है। किसी जमीन के टुकड़े पर 2-4 बार खेती करने के बाद में उसे परती पर छोड़ दिया जाता है, मतलब उसे खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक नई जमीन को खेती के लिए तैयार किया जाता है। उस पे जो पेड़ पौधे झाड़ जखड़ उगे हुए होते हैं ना, उनको काट के पहले उनको जलाया जाता है, फिर उसकी राख को उसकी मिट्टी में मिला दिया जाता है एकदम बिल्कुल, और फिर खेती की जाती है। इस बीच पहले वाली जमीन को इतना समय मिल जाता है कि प्राकृतिक तरीके से उसकी खोई हुई उर्वरता वापस हो जाती है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि जमीन को थोड़ा खाली छोड़ना चाहिए, जिससे कि मतलब कि जिससे जो पहले उस पे खेती की है ना, उससे उसके जो पोषक तत्व है ना, जमीन के, मिट्टी के, मृदा के जो भी पोषक तत्व है ना, वो दोबारा लौट आए। इसलिए कर्तन दहन खेती के विभिन्न नाम भी है, ठीक है। जैसे झूम खेती असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में होती है। पामल मणिपुर में होती है। दीपा बस्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप में होती है। बेवर या दहिया मध्य प्रदेश में होती है। पोंड या पेंडा आंध्र प्रदेश में होती है। पामी, दाबी या कोमन या बरिंगा उड़ीसा में होती है। कमारा पश्चिमी घाट में होती है। वालरे या वाल्टरे दक्षिण पूर्व राजस्थान में होती है। खी हिमालय में होती है। करुआ झारखंड में होती है। मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में होती है। कनुको वेनेजुएला में होती है, ठीक है। रोक्का ब्राजील में होती है। मसोले मध्य अफ्रीका में होती है और रे वियतनाम में होती है। आगे गहन जीविका कृषि। जब कृषि एक बड़े भूभाग पर होती है और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में होती है तो उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। गहन जीविका कृषि की समस्याएं, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होने लगता है। इससे जमीन का आकार छोटा होता जाता है और छोटे आकार के भूखंड पे होने वाली पैदावार लाभप्रद मतलब कि लाभ नहीं होता, उससे ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। इसलिए फलस्वरूप किसानों को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है, मतलब कि अपना गांव शहर छोड़ के कहीं दूसरे में गांव शहर में जाना पड़ता है। इसके बाद है वाणिज्यिक कृषि। जब खेती को मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना हो तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। मतलब सीधा सा मतलब है धन कमाने के लिए जो कृषि की जाती है ना, उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसमें बीज का, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार का भारी इस्तेमाल होता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि होती है। हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है, बहुत ज्यादा गन्ना होता है, तो सारा उत्तर प्रदेश तो गन्ना खाने नहीं बैठेगा, ठीक है, वो उसको कहीं ना कहीं बेचेगा। जैसे हरियाणा में इतना ज्यादा गेहूं होता है कि हरियाणा पूरे इंडिया का 12% गेहूं, टोटल इंडिया का 12% गेहूं हरियाणा खुद अकेला इंडिया को देता है, एफसीआई को देता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि में भी इस प्रकार की खेती होती है। आगे रोपण कृषि। जब किसी एक फसल को एक बड़े क्षेत्र में उपजाया जाता है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में बड़ी पूंजी और बहुत सारे कामगारों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। रोपण कृषि से मिलने वाला उत्पाद अक्सर उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपण कृषि के मुख्य फसल है। चावल का उत्पादन मुख्य रूप से असम और उत्तरी बंगाल के चाय बागानों में होता है।
चाय का उत्पादन। कॉफी तमिलनाडु में उगाई जाती है, वैसे कर्नाटक कॉफी अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा कर्नाटक में उगाई जाती है, ठीक है। केला बिहार और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। लीची के लिए शाही लीची, बिहार शाही लीची के लिए भी बहुत फेमस है। इसको वहां का जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला हुआ है बिहार को शाही लीची का, ठीक है। रोपण कृषि की सफलता के लिए यातायात और संचार के विकसित माध्यमों को अच्छे बाजार की आवश्यकता होती है। आगे क्या है, सस्य प्रारूप यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। कौन सी फसल कैसे कैसे अपने यहाँ पे इंडिया में फसल बोई जाती है, काटी जाती है, वो सभी है। सस्य प्रारूप में अपने यहाँ पे क्या 3 प्रकार की मुख्य फसल ऋतुएं होती हैं। सबसे पहली रबी, उसके बाद में खरीफ, उसके बाद में जायद को चारा फसल भी कहते हैं। रबी की फसल में क्या है, रबी की फसल में सबसे मुख्य फसल आती है अपने यहाँ पे गेहूं खाने वालों की मात्रा बहुत है, गेहूं और सबसे ज्यादा चावल, उसके बाद में गेहूं, ठीक है। रबी की फसल जाड़े में उगाई जाती है, मतलब कि रबी की फसल को कम तापमान की जरूरत होती है जब बोते हैं तो, लेकिन जब काटते हैं तो इसको ज्यादा तापमान की जरूरत होती है, ठीक है। इसीलिए इसे जाड़े की फसल भी कहते हैं। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। इसकी कटाई अप्रैल से जून के बीच में होती है। देख लो, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जाड़ा मतलब कि सर्दी आनी स्टार्ट हो जाती है, तब अपने यहाँ पे तापमान कम होता है, ठीक है। लेकिन इसकी कटाई अप्रैल जून में होती है जब फुल गर्मी होती है। उसके बाद में रबी की मुख्य फसलें गेहूं, मटर, चना, सरसों, तो ठीक है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश रबी की फसल के लिए मुख्य उत्पादक है। उसके बाद में खरीफ की फसल, जिसकी मुख्य फसल होती है चावल, पहले बता देता हूँ चावल। खरीफ की फसल गर्मी में उगाई जाती है। जब ये उगाना होता है, खरीफ की फसल का टाइम होता है, तब इसको हाई टेम्परेचर, ज्यादा तापमान की जरूरत होती है, इसलिए इसको गर्मी में इसीलिए इसे गर्मी की फसल भी कहते हैं, ठीक है। खरीफ की बुआई जून और जुलाई में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। खरीफ की मुख्य फसलें हैं धान, मक्का, जवार, बाजरा, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन। धान के मुख्य उत्पादक सबसे ज्यादा धान होता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा धान होता है। धान मतलब कि क्या होता है, धान और चावल अलग अलग चीज होते हैं। धान एक पूरा मतलब काटी हुई फसल होती है, धान में से चावल निकलता है, ठीक है। धान के अंदर से चावल निकलता है। उसके बाद में जो इन दिनों आपने सुना होगा किसान पराली जलाने पे जो ये किसान बिल चला हुआ है ना, इनमें एक ये भी तो है पराली जो धान का मतलब चावल निकालने के बाद में जो वेस्ट बच जाता है ना धान में से, उसी को पराली बोलते हैं, ठीक है। तो धान के मुख्य उत्पादक सबसे ज्यादा तो पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद में असम, उड़ीसा, जो तटवर्ती इलाके होते हैं ना, वहां पे बहुत ज्यादा धान होता है। और धान की मुख्यतः 3 फसलें हैं जिन्हें ओस, अमन और बोरो कहते हैं। उसके बाद में जायद की फसल, जिसे चारा फसल भी कहते हैं। इसमें जो ये बेल पे उगती है ना फसलें, जो बेल से रिलेटेड होती हैं, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूजा, ये सब चीजें, ये सब फसलें जायद फसल कहलाती हैं। और इनका मौसम कब होता है, रबी और खरीफ के बिल्कुल बीच में जायद की फसल होती है। उसके बाद में अगला पार्ट है सस्यावर्तन। भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़े में फसलें बदल बदल कर बोना, ठीक है। जैसे एक फसल बो दी, ठीक है, अगली बार बोएंगे तो वो वाली फसल नहीं बोएंगे, उसको हटा के दूसरी फसल बोएंगे, उसको सस्यावर्तन कहते हैं। चकबंदी, बिखरी हुई कृषि जोतों अथवा खेतों को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाना, ठीक है। किसी का थोड़ा खेत इधर है, थोड़ा इधर है, उन सबको इकट्ठा करके उनमें एक प्रकार की फसल बोना और उनसे सबको मतलब कि सभी से लाभ प्राप्त करना चकबंदी कहलाता है। उसके बाद में आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होता है, अभी जब 1950 से 60 के बीच में हमारे यहाँ पे इतना, जब नया नया देश आजाद हुआ था गर्मा गर्म, ठीक है, इतना कुछ था नहीं, किसान मतलब अंग्रेजों ने एकदम बिल्कुल खाली करके छोड़ दिया था। तो उस टाइम क्या हुआ था ना, हमारे पास ऐसी तकनीकें थी हम एकदम कुछ कर पाए। तो इसीलिए MS स्वामीनाथन नाम का एक बंदा, उसने क्या किया, उसने विदेशों से फसलों के बीज लाके और अपने यहाँ पे इंडिया में उगाना शुरू किया।
तो उसी को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति मतलब हरे पेड़ पौधों से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का वो गेहूं की फसल पे पड़ा। आज इंडिया में गेहूं सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसमें लिख भी रखा है मैंने, देखो, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 से 70 के दशक में हुई थी। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उपज को बढ़ाना। इस क्रांति में नई टेक्नोलॉजी और अधिक उपज देने वाले बीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। हरित क्रांति के परिणाम सुखदायी, खासकर पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। तभी आज पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। उसके बाद में श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है। जब श्वेत क्रांति आई थी तो उसको नाम दिया था ऑपरेशन फ्लड। और एक और है, एक सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, जूट या पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट की रस्सियां देखी होगी आपने, जो बोरी को बांधने के लिए आती हैं, जूट की रस्सियां, पटसन जूट वही होता है, सुनहरा रेशा कहते हैं उसे। अगला है खाद्य सुरक्षा, ठीक है। समाज के हर वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तंत्र का निर्माण किया है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। एक तो आता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक संस्था बना रखी है, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। वो जहां पे मतलब अब जैसे हरियाणा में गेहूं ज्यादा होता है तो पूरा हरियाणा उतना गेहूं खा तो पाता नहीं, तो वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट को भेज देता है। भारत सरकार को उसने गेहूं भेज दिया। अब वो भारत सरकार क्या करेगी, FCI, भारत सरकार ने एक FCI संस्था बना रखी है। FCI के पास गोडाउन्स है, वहां पे सेव कर लेगी। और जब जहां उनका इस्तेमाल करेगी, जब भी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में खाद्यान्न की कमी हो जाए तो वहां पे उसको लोगों को बांटेगी, ठीक है। इससे अगला ही पार्ट है, देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस कार्यक्रम के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न और अन्य जरूरी चीजें मुहैया कराई जाती है। पीडीएस का लाभ लेने के लिए लोगों को राशन कार्ड बनवाना होता है। राशन कार्ड पे जैसे अभी कोरोना टाइम में लोगों को फ्री में 5 किलो गेहूं दिया था, 1 किलो दाल दी थी, सरकार ने फ्री दिया था ना, वैसे ही राशन कार्ड पे मिलता है ये। गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर के व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह के राशन कार्ड बनते हैं। पीडीएस को FCI द्वारा आपूर्ति की जाती है। मतलब कि पीडीएस को FCI, जो सरकार ने संस्था बना रखी है, जिसके गोडाउन है, जहाँ पे वो अनाज, सरकार का अनाज स्टोर करके रखती है, वो पीडीएस को अनाज देती है, अभी आप लोगों को बांटो। और ये कुछ मैंने चार्ट दे रखा है, ये आप पढ़ लेना। इसमें क्या है भी, कौन सी फसल को कितना तापमान चाहिए, ये फसल कौन से प्रकार की है, कि मतलब कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, जलवायु कितनी होनी चाहिए, क्षेत्र कौन से क्षेत्र में होती है। जैसे चाहे तापमान चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, फसल रोपण है, चाहे रोपी जाती है, इसका कोई बीज नहीं आता, ठीक है। और मृदा कैसी, जहाँ पे जल निकासी उत्तम बढ़िया हो, बेहतरीन हो मतलब, तो और वर्षा कितनी चाहिए, 150 से 150 से 200 सेंटीमीटर। जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्ण आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। चाहे होती गाय असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। वैसे ही रबड़ है, ठीक है, रबड़ को भी 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, यह भी एक रोपण फसल है, ठीक है। इसमें वनों में जो वन की मृदा होती है ना, चट्टानी मृदा, ठीक है, जो कंकर पत्थर वाली, वहां पे रबड़ होता है। 300 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा चाहिए, मतलब 300 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। गर्म व आर्द्र जलवायु चाहिए, ठीक है। केरल, असम, त्रिपुरा, तमिलनाडु में होता है रबड़। ऐसे ही मक्का है, गन्ना, चावल, कपास, गेहूं में पंजाब और हरियाणा का नाम, क्योंकि होता ही भी सबसे ज्यादा इन्हीं में है, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब तो जरूर ही करना। आप अगर लाइक करोगे मुझे हौसला मिलेगा और फिर मैं आपके लिए अच्छी मेहनत करके अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। ओके, बाय, थैंक यू।